हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अगेन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है हम लोगों का कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन का जैसा मीनिंग हम लोग समझते आए हैं, शायद उससे थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। कोलिजन का मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये एक खास बात यहां हमें समझनी है। कोलिजन में अगर किसी एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी का पाथ भी चेंज हो रहा है विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन, तो भी हम लोग उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कोलिजन कहेंगे। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, और नॉर्मली टक्कर का जो हम लोग वर्ड मीनिंग लेकर के चलते हैं वो यही लेके चलते हैं कि दो बॉडी आपस में फिजिकली कॉन्टेक्ट में आएंगी। तो यहां जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो दो बॉडीज का फिजिकली कॉन्टेक्ट आना जरूरी नहीं है। किसमें? कोलिजन में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो फैक्ट ये है कि ये कभी भी एक दूसरे को फिजिकली टच तो कर ही नहीं पाएंगे। नेवर दे विल फिजिकली टच। होगा क्या? जैसे ये नजदीक आएंगे दोनों का रास्ता जो है वो चेंज हो जाएगा, दोनों का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इस सिचुएशन को भी क्या कहूंगा? कोलिजन कहूंगा, टक्कर कहूंगा फिजिक्स की लैंग्वेज में। डिस्टेंस, इसी चीज को हम लोगों ने यहां पे डिफाइन कर रखा है। कोलिजन इज सेड टू बी अकर बिटवीन टू बॉडीज आइदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। यानी फोर्स की वजह से अगर पाथ भी चेंज होता है एक बॉडी का किसी दूसरी बॉडी की वजह से, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? कोलिजन कहेंगे। अगेन इस चीज को मैंने यहां एम्फेसाइज किया हुआ है कि कोलिजन में फिजिकल कांटेक्ट जो है वो नेसेसरी नहीं है। डिस्टेंस, अब कुछ की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कोलिजन को लेकर के। तो देखिए, तीन क्वांटिटी हम लोग यहां पे विशेष रूप से देखते हैं। तीन क्वांटिटी क्या है? एक तो है बच्चों टोटल एनर्जी, दूसरा है मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम पहली क्वांटिटी, टोटल एनर्जी दूसरी क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी तीसरी क्वांटिटी। अब जो पहली दो क्वांटिटी हैं वो हर तरह के कोलिजन में कंजर्व रहेंगी। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है। क्या है यूनिवर्सल लॉ? कि भैया जो लीनियर मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसी तरह से अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी जो टोटल एनर्जी है, कीप इन माइंड टोटल एनर्जी है, वो कंजर्व रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स, तीसरा मेरे पास में एस्पेक्ट जो बचता है ये यहां पे डिफर हो सकता है कि मैं किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, कीप इन माइंड काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां पे हाईलाइट भी किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व रह भी सकती है और काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं भी रह सकती। अब देखिए, कंजर्व रहती है इसका मतलब यह है कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी, कोलिजन होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई साउंड डेवलप नहीं होगी, कोई हीट डेवलप नहीं होगी। अगर कोई हीट डेवलप नहीं हो रही है, कोई साउंड डेवलप नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, और तीसरी चीज जो विशेष रूप से मेरे को एम्फेसाइज करनी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ऑफ जनरली होता यह है कि जब कोई भी कोलिजन होता है, मान लीजिए आपने कोई पत्थर लिया और उसको पानी में गिरा दिया तो आवाज आती है, तो उस केस में क्या होगा? लीनियर मोमेंटम 100% कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी 100% कंजर्व रहेगी। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ पार्ट या तो साउंड एनर्जी में डेवलप हो जाएगा या तो हीट एनर्जी में डेवलप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां हमारी काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें मैं कहता हूं मे और मे नॉट, यहीं पे कोलिजन के दो टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से टाइप हो जाते हैं? अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंजर्व है, तो ऐसी स्थिति में इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर किसी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में डेवलप हो गया है या हीट में डेवलप हो गया है,
तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि कोलिजन मेरा इन इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने कैटेगराइज किया कोलिजन को इलास्टिक और इन इलास्टिक में। फर्दर मैं रिव्यू करना चाहूंगा, कोई ऐसा भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एज वेल एज टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट या तो हीट में डेवलप हो चुका होगा या तो फिर साउंड में डेवलप हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे इसी चीज को लेकर के। हमने यहां पे डिफाइन में एक चीज और दी, इवन फॉर एन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड्स आफ्टर द कोलिजन इज ओवर एंड डज नॉट होल्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन। देखिए, हर इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस में ही हम लोगों को इलास्टिक कोलिजन में या पर्टिकुलर कुछ समय पर ही हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन मिलता है। When two bodies collide, they get deformed and may be momentarily at rest with respect to each other. Dear students, जब भी कोई दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में आती हैं। दोनों एक दूसरे के किस में आती हैं? कांटेक्ट में आती हैं। जैसे एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ये दौड़ रही है, ये भी दौड़ रही है, तो मोमेंटली यानी एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए ये आपस में कांटेक्ट में आएंगी, फिर इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है किसको लेकर के? कोलिजन को लेकर के। द इंपैक्ट एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन में कन्वर्ट पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एंड साउंड। जिस समय ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आती हैं, उस समय ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर कुछ हीट डेवलप हो या कुछ साउंड डेवलप हो। अगर कुछ हीट या कुछ साउंड डेवलप हो रही है, इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है। और अगर ये इंपैक्ट की ड्यूरेशन में कोई हीट डेवलप नहीं हो रही, कोई साउंड डेवलप नहीं हो रही, इसका मतलब सीधा सीधा सा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, या ये मैं कह सकता हूं कि कोलिजन मेरा इलास्टिक कोलिजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी डिफिनेशन हम लोगों ने दे रखी है। आप एग्जाम में चाहेंगे तो सीधे सीधे यहां से लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आगे बात करता हूं, तो अगले स्टेप पे मैंने यहां काइनेटिक एनर्जी को लेकर के इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया हुआ है। इलास्टिक कोलिजन की डिफाइन में कहा है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन, देन टाइप ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सेकंड वाला क्या? टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। थर्ड स्टेप को जिसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, यानी कि जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें ये चीज अगर है तभी वो इलास्टिक होगा। फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन आर कंजर्वेटिव। जब भी हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो फोर्सेस हमारे सारे के सारे कैसे होंगे? कंजर्वेटिव होंगे। देन आफ्टर द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। जो मैकेनिकल एनर्जी है कोलिजन के समय की, उसका कोई भी पार्ट हीट में, लाइट में या साउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये सारी की सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, इसका मतलब कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। देन आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक की कोलिजन की बात करेंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन में पहला पार्ट वैलिड होगा, यूनिवर्सल है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरा पार्ट वैलिड होगा, यूनिवर्सल है, कांस्टेंट रहेगा। अब बात आएगी तीसरे पार्ट की। इन इलास्टिक कोलिजन में तीसरा पार्ट वैलिड नहीं होगा, चौथा पार्ट वैलिड नहीं होगा। पांचवें पार्ट में कुछ न कुछ हिस्सा या तो हीट में कन्वर्ट होगा, या तो लाइट में कन्वर्ट होगा, या तो साउंड में कन्वर्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कोलिजन को कैटेगराइज करते समय इन 5 पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहले 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा कंजर्व रहते ही रहते हैं, यूनिवर्सल है। बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनमें डिफरेंस आता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए ये तीनों हम लोगों ने यहां पे कह रखे हैं, और इन इलास्टिक के लिए अगले कॉन्सेप्ट में या अगले पार्ट में हम लोगों ने इन चीजों को लिखा हुआ है।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनइलास्टिक कोलिजन की बात, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। सम और ऑल ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्वड आर नॉन कंजर्वेटिव। जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में है ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट और साउंड। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर निश्चित रूप से कुछ पार्ट जो है वो जरूर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? हीट में, लाइट में या साउंड में। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखिए जो परफेक्ट वर्ड है वो अपने आप में एक हाइपोथेटिकल है, परफेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाएंगी, चिपक जाएंगी और दोनों फिर एक ही वेलोसिटी से आगे जाएंगी। ऐसी खास बात है किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। एब्सोल्युटली आफ्टर कोलिजन जब दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी तो मैं उसको कॉमन वेलोसिटी के नाम से जानूंगा। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, सिंपल सा। मान लीजिए कोई बस जा रही है, होली का समय है, आपके हाथ में कीचड़ है, मड है या क्ले है, और आपने क्या किया? उस क्ले को बस के ऊपर फेंका पीछे से। ध्यान रहे, इस तरह से फेंकेंगे किसी बंदे को चोट ना लगे। पीछे से आपने बस के क्ले को फेंका, क्ले जाकर के बस के ऊपर चिपक गई और बस और क्ले अब एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। इसका मतलब जो कोलिजन था किस किस के बीच में? क्ले और बस के बीच में, वो परफेक्टली कैसा था? इनइलास्टिक कोलिजन था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद में हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। देखिए हेड ऑन का मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडीज मूव कर रही हैं, एक ही लाइन में मूव कर रही हैं और इनमें आपस में टक्कर हो जाए, आमने सामने की हो जाए या आगे पीछे की हो जाए, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। इस चीज को हमने डिफाइन भी कर रखा है। इट इज द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद में अगर दोनों की जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन है, वो सेम रहती है, कोलिजन से पहले जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में कोलिजन के बाद भी अगर ये मूव करती हैं, तो इसी कोलिजन को हम लोग कहते हैं हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। तो हम लोगों को पहले वन डायमेंशनल कोलिजन के बारे में डिस्कशन करना होगा। अब अगर मैं वन डायमेंशनल कोलिजन के बाद टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल कोलिजन की बात करूं तो उसे मैं नाम दूंगा यहां पे ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? इसमें बिफोर कोलिजन जो डायरेक्शन है मोशन की, उसके अलग डायरेक्शन में मोशन होगा आफ्टर कोलिजन। एग्जांपल के लिए, एक बॉडी ये मूव कर रही है, दूसरी बॉडी ये मूव कर रही है, दोनों टकरा गई, टकराने के बाद एक बॉडी इधर गई, दूसरी बॉडी इधर गई। इसका मतलब जो इनिशियल डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन से फर्क बॉडी क्या करती है? मोशन करती है। तो इस तरह के मोशन को, इस तरह के कोलिजन को मैं कहता हूं ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था। अब इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कुछ मैथमेटिकल चीजें हम लोग सीखना चाहेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ध्यान रहे हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, एज वेल एज वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यानी आफ्टर कोलिजन जो डायरेक्शन है मोशन की वो कैसी होगी? सेम होगी एज बिफोर कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चीज को यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। जरा देखिए ये डायग्राम, जरा ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को मैं वेरिएबल डेफिनेशन की बात करता हूं, पहले बताता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। पहली बॉडी जिसको नाम दिया A और मास है इसका m1, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u1। दूसरी बॉडी जिसको नाम दिया B, मास है इसका m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2। ध्यान रहे u1 u2 एक ही स्ट्रेट लाइन में है और नो डाउट u1 बड़ा है u2 से, तभी आपस में ये टकराएंगी, अदरवाइज तो इनमें कोलिजन नहीं होगा।
जैसे ही इनमें कोलिजन हुआ तो मोमेंटरली ड्यूरिंग कोलिजन यानी मोमेंटरली एक स्मॉल मोमेंट के लिए स्मॉल टाइम के लिए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी। m1 m2 दोनों का मास, नो डाउट इस समय इन दोनों की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी भी कैसी होगी, सेम होगी दोनों बॉडीज की। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यानी उसी इंस्टेंट के जस्ट आफ्टर क्या होगा, बॉडी ए की वेलोसिटी अलग हो जाएगी, बॉडी बी की वेलोसिटी अलग हो जाएगी, मासेस उतने ही रहेंगे जितने के पहले थे m1 एंड m2। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये आपको कोलिजन का केस समझ में आया होगा कि सब कुछ एक ही पाथ पे चल रहा है, एक ही एक्सिस पे चल रहा है और टकराने के बाद भी उसी एक्सिस पर मोशन होता है, साथ ही साथ सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आमने सामने की कोई कोलिजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये मैंने एक जनरल एस्पेक्ट आपको लिया है। अब इस जनरल एस्पेक्ट में थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एज यूजुअल कंजर्वेशन लॉज की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मैं इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं। जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं इसका मतलब इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के बराबर होगा। वही मैंने यहां इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, m1 u1 पहली बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m2 u2 दूसरी बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा m1 v1 यानी कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर किसके, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कब, जबकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने। अब डिस्टेंस इसमें वेरिएबल सेपरेशन किया, जो मेरे m1 और m1 वाले टर्म्स थे उनको एक तरफ ले लिया और जो m2 और m2 वाले टर्म्स थे उनको दूसरी तरफ ले लिया। मैंने यहां पे m1 को कॉमन लिया, u1 माइनस v1 लिखा, यहां पे m2 को कॉमन लिया और v2 माइनस u2 लिखा। इस तरह से मैंने एक इक्वेशन यहां पे फॉर्म कर दी, जो कहां से आई, वो आई मेरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जो कि अपने आप में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। ये तो हर केस में कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। अब मैं बात करता हूं किसको लेकर के, जो सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरा कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। यानी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का सम, दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का सम आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने यहां पे डाला हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के सम के। यहां से भी मुझे वही काम करना है, जो 1/2 है वो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देना है और जो मेरे मास m1 वाले यानी फर्स्ट बॉडी के टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखना है, जो सेकंड बॉडी है उसके टर्म्स को दूसरी तरफ रखना है। डियर स्टूडेंट्स यहां से मैंने m1 को कॉमन लिया, m2 को कॉमन लिया और एक आइडेंटिटी मैं पढ़ के आया हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। इस आइडेंटिटी से मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया, u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1। इसी तरह से v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस u2। डियर स्टूडेंट्स अब कुछ नहीं है, अब तो ये सिंपल सा इक्वेशन एक तो मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी को लेकर के, एक इक्वेशन अभी आई थी किसको लेकर के, मोमेंटम को लेकर के। बस मेरे को डिवाइड कर देना है, यहां मेंशन भी किया है इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसी स्थिति में कुछ टर्म्स मेरे जैसे मास m1 m2 के टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दूसरी तरफ u1 माइनस v1 वाले टर्म्स जो है वो मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे को एक जनरल एस्पेक्ट मिलेगा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। यहां से मैं अगर चाहूं तो इसको थोड़ा और फॉर्म ले सकता हूं, क्या u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1।
अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो u1 माइनस u2 को मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी थी पहली वाली जिसकी वेलोसिटी है u1, और ये बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी है u2। अब मैंने अगर यहां पे क्या किया डियर स्टूडेंट्स, u1 माइनस u2 निकाला, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी किस वेलोसिटी से इसके पास आ रही है। u2 के रेस्पेक्ट में u1 किस वेलोसिटी से आ रही है, तो इसे मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोचिंग वेलोसिटी कह सकता हूं। इसी तरह से दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, मान लीजिए ये मेरे पास v2 बॉडी है और ये मेरे पास v1 बॉडी है। जब ये टकराने के बाद आपस में चलती हैं तो एक दूसरे से किस वेलोसिटी से अलग अलग होती हैं, कौन सी वेलोसिटी से अलग अलग होती हैं, दैट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब नो डाउट मैंने इसको यहां जो लिखा हुआ है वो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो डजंट मैटर, आप रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं। क्या भैया, ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूं तो रेशियो मेरे को एक नया टर्म प्रोवाइड करता है जिसे बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलता हूं डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हमने डिफाइन किया हुआ है और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस तरह से मैं क्लास को यहीं ओवर कर रहा हूं। जैसा आप लोग देख रहे हैं लाइट फेलियर है तो इस वजह से क्लास मुझे यही रोकनी पड़ रही है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके बाद की बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में मैंने अभी डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बिफोर कोलिजन वेलोसिटी। ऐसा हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मॉड्यूलस आप यहां लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं समझता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन बिहेवियर में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलवेज लेस देन 1 होता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोई भी नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये सेकंड बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u2 है। थोड़ी देर के लिए टकरा गई, टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 हो गई, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2 हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो मेरी ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो मेरी डिनोमिनेटर में आएगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे को यहां से मिल जाएगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट, यहां से कोई एक बच्चा कहता है कि सर ये जो है बिफोर कोलिजन मान लीजिए आमने सामने आ रही हैं, ये u1 यहां पे है
और ये U2 जो है इसकी तरफ आ रही है। अब क्या होगा? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए U1 की वेलोसिटी में तो कोई अंतर है ही नहीं, उसकी तो जो पहले डायरेक्शन थी वही अब है, लेकिन U2 मेरी रिवर्स हो गई है। रिवर्स हो गई है तो नो डाउट जहां भी मेरे पास एक्सप्रेशन U2 आ रहा है वहां पे मेरे को एक माइनस का साइन और इंडिकेट करना है। इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे को मिल जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे आ रही है, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो देखिए फिर वो वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन नहीं है। तो हम वन डायमेंशनल कोलिजन की ही बात कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन की ही बात कर रहे हैं। जो रिमेनिंग चीजें होंगी जिनमें हम लोग हेड ऑन कोलिजन की बात नहीं करेंगे, टू डायमेंशनल की बात करेंगे, वो अगली क्लास में आएंगी। तो आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां एक टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने कंपैरिजन दे रखा है, तो आप इस कंपैरिजन को एक बार ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये हमारा इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। एग्जांपल है हमारा बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बीच की बात। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूं, आप इस टेबल को एक बार रीड कीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें सारी की सारी चीजें वही हैं जो हम अभी डिस्क्राइब करके चुके हैं, कोई भी चीज नई नहीं है। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिए। स्टूडेंट्स आई होप सो ये सारी चीजें आपने देखी हैं, तो इसमें कोई भी नई चीज आपको शायद नहीं मिली होगी, लेकिन रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा है। अगेन मैं रिकॉल करा देना चाहूंगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिहेवियर में नहीं होते। नॉर्मली हम लोग आइडियल कंडीशन सिर्फ जो है एटॉमिक कोलिजन जो होते हैं उनको यहाँ पे कंसीडरेशन में ले लेते हैं। ये टेबल सारी की सारी देखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, E इक्वल्स टू 0 होगा, और इसमें बॉडी स्टिक कर जाएगी। जो क्ले और बस वाला एग्जांपल दिया था मैंने ड्यूरिंग शूटिंग, अब किसी व्यक्ति को गोली अगर आपने मार दी तो भी जनरली ऐसा ही होता है कि गोली जो है उसकी बॉडी के अंदर जाकर के एम्बेडेड होती है या बाहर नहीं निकलती है, तो फिर दोनों की वेलोसिटी एक जैसी ही होती है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल क्ले वाला और शूटिंग वाला दोनों ही हो सकते हैं। फिर यह है सुपर इलास्टिक कोलिजन। देखिए सुपर इलास्टिक कोलिजन यहाँ एक नई टाइप आ गई जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 से ज्यादा कहा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में अभी हम लोगों ने बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं किया है, और अभी स्ट्रिक्टली मैंने कहा भी था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अभी भी मैं उसी बात पर कायम हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा 1 से ज्यादा नहीं होगा। और ये सुपर इलास्टिक कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं ना कहीं जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जो एक्सप्लोजन होते हैं, उनमें कुछ एनर्जी मिल जाती है। तो मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो की बात नहीं कह सकता, एक्सटर्नल एनर्जी कहीं ना कहीं से क्रिएट हो रही है, वो इसके अंदर आ रही है। अब देखिए टोटल एनर्जी तो अभी भी कंजर्व है, क्योंकि उसमें बॉम्ब के अंदर मान लीजिए केमिकल एनर्जी थी या मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाली एनर्जी थी, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इस जो सुपर इलास्टिक कोलिजन है इसकी बात यहाँ पे नहीं करूंगा और इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो मेरा 1 से ज्यादा नहीं होता। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बात करेंगे या हम फर्दर डिटेल स्टडीज की बात करेंगे तो फिर हम ये सुपर इलास्टिक कोलिजन की बात कर सकेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं हमने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी इसको प्रोवाइड की हुई है, और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो हमारा ज्यादा हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने पढ़ा। अगेन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फिर मैं बात करना चाहूंगा वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे मैं यहां से बात करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स मजेदार सा है, देखिए
ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने निकाला था, कहां से निकाला था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला था, अगर आपको याद हो। तो हम यहां से V2 या V1 दोनों में से किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट, जब मेरे पास चारों वेलोसिटी में से कोई 3 दे रखी हैं और एक चौथी मुझे निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ मास या सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, तो थोड़ा सा काम मुझे करना होगा। क्या करना होगा? देखिए, मैंने पहले ये इक्वेशन आपके पास डाली, क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन में जो V2 की वैल्यू है, उस V2 की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? यहां पे प्लेस कर दिया। जैसे ही V2 की वैल्यू को मैंने प्लेस किया, तो एक बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट मेरे पास यहां पे आ गया। मैं इसको दोबारा से लिखना नहीं चाह रहा हूं, बस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ध्यान रहे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक जगह सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहां से देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी V1। ये वेलोसिटी V1 क्या है? ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। फिर समझ लीजिए, ये बॉडी, दूसरी बॉडी, यहां से ये ट्रेवल हुई, M1 M2 U1 U2 टकरा गई। टकराने के बाद ये मेरे पास अलग अलग वेलोसिटी V1 V2, मास मेरा M1 M2। डियर स्टूडेंट्स, मेरे को यहां पे V1 को सेपरेट करना है, वो भी बिना V2 के या इन टर्म्स ऑफ मास। तो मैंने क्या किया है? सिंपल सा V2 की वैल्यू को उठाया है, कहां से? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन से, या ये इक्वेशन भी हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास से ही आई थी। उसको हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया, हम लोगों को ये एक फेबुलस सा कॉन्सेप्ट आ गया, V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2 इंटू U2। याद रखने का तरीका समझ लीजिए, जब मैं V1 निकाल रहा हूं, यानी कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकाल रहा हूं, तो इसमें मेरा निश्चित रूप से क्या होगा? न्यूमरेटर में यहां पे M2 आएगा, यानी सेकेंड बॉडी का मास आएगा। यहां देखिए, डिनोमिनेटर में तो M1 प्लस M2 ही आता है दोनों तरफ, यहां पे U1 U2 दोनों आते ही आते हैं। यहां पे क्या है? यहां पे M1 माइनस M2 है, यानी जो V1 वेलोसिटी मुझे निकालनी थी, उसको पहले यहां पे लेना है और फिर बाद में दूसरी बॉडी को लेना है। इसी तरीके से अगर मैं यहां से V1 को सेपरेट कर लूं, तो V1 को सेपरेट करने पे, जैसे मैंने V2 को सेपरेट किया है, वैसे ही मैं V1 को सेपरेट कर लूं, और अगेन जो मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 वाली इक्वेशन है, इसमें अगर मैं V1 की वैल्यू को डाल दूं, तो V1 की वैल्यू को डाल करके, जैसे मैंने यहां पे V1 निकाल रखा है, वैसे ही क्या निकल जाएगा? V2 निकल जाएगा। अगली पार्ट में इक्वेशन नंबर 6 में हमने निकाल रखा है, सिंपल अर्थमेटिक है। इस अर्थमेटिक में समझाने के लिए कुछ है नहीं। देखिए ये रहा, तो ये V2 इक्वल्स टू मेरे पास आ गया M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। अब निश्चित रूप से मैं 1 मिनट का टाइम यहां जरूर स्पेंड करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करने में। फिर मैं बताना चाहूंगा, देखिए याद करने के लिए, यहां पे V1 है तो यहां पे M1 है, यहां पे V2 है तो यहां पे M2 है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अगली बात, यहां पे V1 है तो यहां पे U1 है, यहां पे V2 है तो यहां पे U2 है। फिर अगली बात, यहां पे V1 है तो यहां M2 है, यहां V2 है तो यहां पे M1 है। नीचे के ये ब्रैकेट सेम, यहां पे V2 है तो U1 है, यहां पे V1 है तो ये U2 है। डियर स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन को याद रख के फिर हम दूसरी इक्वेशन को उसके बिहाफ पे बना सकते हैं। रोट मेमोरी में डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग इस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस बनाएंगे तो बड़े आराम से हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का, जो हमने इन टर्म्स ऑफ मास निकालने की कोशिश यहां पे की है। देन आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल, वही कॉन्सेप्ट इनइलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट है।
ये मेरे पास बस है और यहां से मैंने क्ले फेंकी और आफ्टर कोलिजन ये बस और क्ले जो है वो दोनों सेम वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। या मान लीजिए कोई पर्सन है, ये कोई टेररिस्ट है और इस टेररिस्ट को क्या किया, हमने गोली मारी तो गोली इसकी बॉडी के अंदर चली गई। अब ये दौड़ता चला आ रहा है तो गोली की वेलोसिटी यानी बुलेट की वेलोसिटी और टेररिस्ट की वेलोसिटी सेम है। तो ऐसी स्थिति में जो कोलिजन होगा उसे मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का नाम दूंगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन बड़ा आसान होगा। जो ऊपर ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेशंस हमने निकाल रखे हैं इन्हीं में हम लोगों को स्पेशल केस लगाना होगा। डियर स्टूडेंट्स तो लगाते हैं, देखते हैं क्या मजेदार सी चीजें मिलती हैं। पहली बॉडी का मास m1, वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी m2 जो रेस्ट में थी, मैं इसको कह सकता हूं कि u2 जो है वो 0 था। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी स्टिक कर गई और इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी है b है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन लगाई, m1 u1 प्लस m2 u2 मेरे पास 0 है, मैंने यहां पे ले रखा है। दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इनटू v, बिकॉज ऑफ दोनों स्टिक होकर के साथ एक ही वेलोसिटी से चल रही है। यहां से मैं v को सेपरेट कर सकता हूं। दैट इज द कांसेप्ट फॉर व्हाट that is a concept for common velocity। अब कॉमन वेलोसिटी के बाद में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियस है, बड़े आराम से निकल के आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मेरे को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी से। तो कर देते हैं, 2 मिनट की बात है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिकल। देखिए डेल्टा के चेंज इन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज के इनिशियल, दैट इज के फाइनल। इनिशियल एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर और फाइनल एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। अब कोई बच्चा कहेगा यहाँ पे हाफ m2 u2 स्क्वायर कहां गई, तो बच्चों u2 हमारा 0 था इसलिए वो 0 हो गई। इसको मैंने यहाँ प्लेस किया, जो v है कॉमन वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू ऊपर से अभी जो जस्ट ऊपर वाला एक्सप्रेशन था वहां से ला करके मैंने डाल दिया है। इस तरह से मैं इसको सेपरेट करता हूं और डेल्टा k का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को बड़ा मजेदार सा मिल जाता है, दैट इज 1/2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। अगेन मैं ये कहूंगा कि मेरे समझाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, तो आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो फिजिक्स का पार्ट है, वो मुझे समझना है, वो यहाँ मैंने हाईलाइट करके दे भी रखा है। This is a positive quantity. The kinetic energy is lost mainly in form of heat and sound. हमने यहाँ पे निकाला और ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, यानी कुछ हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो गई है। जो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है वो गई कहाँ, वो निश्चित रूप से क्या हुआ, हीट में एज वेल एज साउंड में, या हीट में या साउंड में डेवलप हो गई है। तो डिस्टेंस अगर मैं रेशियो निकालना चाहता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, तो ये रेशियो निकाल के दिखा रखा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे kf ओवर ki की वैल्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2 निकाल के दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही इसको समअप करना चाहेंगे। जो रिमेनिंग क्लास होगी अगली, उस क्लास में आई होप सो ये हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कोलिजन जो हमारा वन डायमेंशनल वाला कॉन्सेप्ट था, इसको आई होप सो यहां तक कर लेंगे और आई में गारंटी कि इतने के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या फिर आपका सीबीएसई का हो, बचेगा नहीं और 95 प्लस लाना बड़ा आसान सा काम आप लोगों के लिए हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।